हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप सब अच्छे होंगे और अपना होमवर्क ढंग से कर रहे होंगे। बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो आपकी बुक आर्थिक विकास की समझ का लेसन नंबर 3 है, मुद्रा और साख। मुद्रा का इस्तेमाल हमारे रोज़ाना के जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर हम अपने चारों तरफ देखते हैं ना, तो किसी न किसी रूप में एक दिन में ही मुद्रा से जुड़े कई सौदों की पहचान कर सकते हैं। बहुत से लेन देन में भी हम देखते हैं कि मुद्रा के जरिए वस्तुएं खरीदी जा रही हैं या बेची जा रही हैं। अब आता है बच्चों वस्तु विनिमय प्रणाली। ये वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है बच्चों? मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय यानी वस्तुओं का बेचना वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। ठीक है, कि वस्तु को खरीदना और वस्तु को बेचना यानी वस्तुओं के बदले वस्तु का विनिमय। ठीक है, एक व्यक्ति जो वस्तु बेचने की इच्छा रखता है, इसमें बच्चों एक शर्त होती है कि अगर एक व्यक्ति वस्तु बेचने की इच्छा रखता है तो वही वस्तु दूसरा व्यक्ति खरीदने की इच्छा रखता हो। इसीलिए इसकी ये शर्त बन जाती है कि इसमें आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग होना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत अनिवार्य होता है। अब आप कहेंगे कि ये आवश्यकताओं का दोहरा संयोग क्या होता है? ये बच्चों एक उदाहरण के माध्यम से पता करते हैं। देखो, एक जूता निर्माता है, यदि मुद्रा का इस्तेमाल किए बिना वो जूते को सीधा ही विनिमय करना चाहता हो, गेहूं से विनिमय करता हो, मान लो उसे क्या करना होगा? उसे गेहूं उगाने वाले एक किसान को खोजना पड़ता है जो न केवल उस गेहूं बेचना चाहता हो बल्कि साथ में जूते खरीदना भी चाहता हो। यानी कि अगर जूता निर्माता अगर जूता बेचना चाहता है और उसके बदले गेहूं खरीदना चाहता है, तो वो एक ऐसे किसान को खोजेगा कि जो अपने गेहूं को बेचना चाहता हो और उसके बदले क्या खरीदना चाहता हो? जूते भी खरीदना चाहता हो। अर्थात दोनों पक्ष एक दूसरे की चीज़ खरीदने में सहमति रखते हों। इसे हम क्या कहते हैं? आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहते हैं। ठीक है, मुद्रा क्या है? मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है। देखो, मुद्रा होती है जो मध्यवर्ती भूमिका निभाकर आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की ज़रूरत को ख़त्म कर देती है। जैसा हमने एक उदाहरण में जाना कि जो ये जूता निर्माता है, अगर उसे क्या करना है, अपना जूता बेचना है, तो वो पहले किसान को ढूंढेगा। ऐसा नहीं है। क्या होगा अगर उसने जूता बेचा है और उसके बदले में उसे मुद्रा मिली है, तो वो किसी भी किसान से गेहूं खरीद सकता है। यानी कि जो मुद्रा है विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? विनिमय का माध्यम कहा जाता है, जैसा मैंने आपको उदाहरण के द्वारा। अब हम बात करेंगे मुद्रा के आधुनिक रूप के बारे में। बच्चों, हमने जैसे जाना कि मुद्रा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का लेन देन किया जा सकता है। सिक्कों के चलन से पहले तरह तरह की जो चीज़ें हैं वो मुद्रा के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। ठीक है, अगर मुद्रा के आधुनिक रूप में बात की जाए तो मुद्रा के आधुनिक रूपों में करेंसी, कागज़ के नोट और सिक्के आदि शामिल हैं। और ये चीज़ें पहले मुद्रा के रूप में प्रयोग किए जाते थे। और इसके विपरीत जो आधुनिक मुद्रा है बहुमूल्य धातुओं जैसे सोना, चांदी और तांबे के सिक्कों से नहीं बनी है, या फिर अनाज और पशुओं की तरह वे रोज़मर्रा की चीज़ें भी नहीं हैं। आधुनिक मुद्रा का इस तरह का अपना कोई इस्तेमाल नहीं है। फिर इसे विनिमय का माध्यम क्यों स्वीकार किया गया है? इसे विनिमय का माध्यम बच्चों इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि किसी देश की सरकार इसे प्राधिकृत करती है। ठीक है, भारत में भारतीय रिजर्व बैंक सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है और भारतीय कानून के अनुसार किसी भी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा कानून विनिमय के माध्यम के रूप में रुपए के इस्तेमाल की वैधता प्रदान करता है, जिसे भारत में सौदों की अदायगी के लिए मना नहीं किया जा सकता। यानी कोई भी सौदे के रूप में अगर मुद्रा दी जाती है तो इसके लिए मना नहीं किया जा सकता। भारत में कोई भी व्यक्ति कानूनी तौर पर रुपयों में अदायगी को अस्वीकार
नहीं कर सकता। अस्वीकार यानी कि कानून है कि कोई भी व्यक्ति रुपयों में अगर हम अदायगी कर रहे हैं तो उसे अस्वीकार नहीं कर सकता। रुपया व्यापक स्तर पर विनिमय का माध्यम स्वीकार किया गया है। व्यापक स्तर पर यानी बहुत बड़े स्तर पर विनिमय का एक माध्यम यानी कि वस्तुओं के बदले मुद्रा का माध्यम स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक आता है बैंकों में निक्षेप, कि ये बैंकों में निक्षेप क्या है। बच्चों, लोगों द्वारा जब अपनी आवश्यकता से अधिक पैसे उनके पास हो जाते हैं तो वो इस मुद्रा को बैंकों में जमा कर देते हैं और लोग इस अतिरिक्त धन को बैंकों में अपने नाम से खाता खोलकर जमा करते हैं और बैंक आपका क्या करते हैं, आपके धन को जमा कर देते हैं और इस पर वो क्या करते हैं, सूद बच्चों जिसे ब्याज कहते हैं, वो ब्याज भी हमें देते हैं। इससे लोगों को अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें से धन निकालने की सुविधा भी होती है। इस धन को क्या कहते हैं, हम मांग जमा कहते हैं। ठीक है। इसके बाद जो बात आती है मांग जमा होती है जो बच्चों, ये हमें एक दिलचस्प सुविधा देती है। क्या सुविधा देती है कि हम नकद की बजाय हम चेक के भुगतान के बारे में भी, चेक का भुगतान भी कर सकते हैं। चेक क्या होता है बच्चों? चेक एक ऐसा कागज़ होता है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से बैंक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। बच्चों, ये चेक किस तरह का होता है? बच्चों, ये चेक ऐसा होता है, ये इस तरह में चेक दिया जाता है। मैं आपको इस एक उदाहरण के माध्यम से समझाती हूँ कि ये चेक क्या होता है। एक जूता निर्माता है, उसका नाम एम सलीम है। उसको क्या करना है, चमड़ा आपूर्तिकर्ता को यानी कि जिसे उसने चमड़ा खरीदा उसे भुगतान करना है। इसके लिए वो क्या करता है, एक विशेष रकम का चेक लिखता है। अर्थात जूता निर्माता अपने बैंक को चमड़ा आपूर्तिकर्ता को ये रकम देने का आदेश देता है और क्या करता है, चमड़ा आपूर्तिकर्ता यह चेक लेकर अपने बैंक खाते में जमा कर देता है और धन का क्या होता है, एक बैंक से दूसरे बैंक खाते में कुछ दिनों में चला जाता है। यह लेन देन बिना नकद की अदायगी के पूरा हो जाता है, यानी इसमें आपको नकद नहीं देना पड़ता, एक चेक देना पड़ता है, साइन करना पड़ता है उस पर, और वो जिसको आप उस चेक को देना चाहते हैं, जिससे आपने सामान खरीदा है, वो उस चेक को उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। ठीक है। इस तरह हम देखते हैं कि मांग जमा में मुद्रा के अनिवार्य लक्षण मिलते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है बैंक की ऋण संबंधी गतिविधियाँ। ये क्या है बच्चों? जो बैंक होता है अपनी कुल जमा राशि का सिर्फ एक छोटा सा भाग यानी कि लगभग 15% भाग नकद करेंसी के रूप में अपने पास रखता है। ठीक है। जो बाकी राशि होती है उसके एक बहुत बड़े भाग को ऋण समझते हो ना, कर्ज देने के लिए उसका इस्तेमाल करता है। इस तरह बैंक जिनके पास अतिरिक्त राशि है एवं जिन्हें राशि की ज़रूरत है के बीच मध्यस्थता का काम करता है। अब आप कहेंगे मैडम ये क्या है कि मध्यस्थता का काम करता है? देखिए, एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है और ये बैंक है और ये दूसरा। ये व्यक्ति जमा करता है, इसने बैंक में जमा कराए हैं पैसे। ठीक है। लेकिन इस व्यक्ति को बैंक से कर्ज लेना है तो क्या करता है, बैंक यहाँ जमा करता है और इस व्यक्ति को कर्ज देता है। ठीक है। कर्जदारों के लिए अब ये क्या करता है, इधर बैंक उसको ब्याज दे रहा है जमा करने वाले व्यक्ति को, जबकि दूसरी ओर क्या कर रहा है, इससे ब्याज ले रहा है। किससे ब्याज ले रहा है? कर्जदार से, जो जिसको कर्ज दे रहा है। इस प्रकार क्या कर रहा है, ये बैंक जो काम कर रहा है वो मध्यस्थता का काम कर रहा है। आई होप अब आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कर्जदारों से लिए गए ब्याज यानी कि ये जो कर्जदार है, कर्जदार से ये क्या ले रहा है, ब्याज ले रहा है, और जमाकर्ताओं को इनको दिए गए ब्याज के बीच का जो अंतर होता है ना, वो इन बैंकों की आय का मुख्य स्रोत होता है। ठीक है। अगर आई होप आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ आया होगा।